हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का वे टू एक्सीलेंसी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास है। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। किसी प्रकरण के शिक्षण द्वारा जिन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है उन्हें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की संज्ञा दी जाती है। इन्हें ही टीचिंग ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक एम और प्राप्य उद्देश्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। उद्देश्यों का प्रत्यक्ष संबंध सीखने से है, लर्निंग से है, और सीखने से बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन का ही हम मूल्यांकन करते हैं कि किस सीमा तक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अर्थात ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक प्राप्त हुए हैं। इसलिए कभी कभी इन्हीं तीनों पक्षों को मूल्यांकन के पक्ष भी कहा जाता है। यदि परीक्षा में मूल्यांकन के पक्ष पूछे तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो तीनों ऑब्जेक्टिव हैं, डोमेन हैं, उनका उल्लेख करना है। आइए अब थोड़ी सी टैक्सोनॉमी की चर्चा करते हैं। शिक्षकों ने सामान्य लक्ष्यों को वांछित उद्देश्यों के रूप में स्वीकार तो किया, लेकिन इसकी अस्पष्टता ने शिक्षण में अधिक सहायता नहीं की। इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए एपीए, किसने? एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक परिषद ने 1948 में बोस्टन में एक बैठक बुलाई। इसमें बहुत सारे परीक्षकों, प्रवक्ताओं ने भाग लिया और तय हुआ कि एक ऐसा सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया जाए जिससे संप्रेषण, कम्युनिकेशन सरल और प्रभावशाली हो। शिक्षण, परीक्षण और पाठ्यक्रम उद्देश्य केंद्रित हो सके। इस तरह शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का निर्णय लिया गया। एक साल बाद इस पर कार्य भी शुरू हो गया और कार्य का जिम्मा मनोवैज्ञानिकों के एक समूह जिसमें ब्लूम, क्रेथवाल, मसिया और सिम्पसन थे आदि को शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस प्रकार शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का श्रेय शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्लूम और उनके सहयोगियों को है। ब्लूम के प्रयासों से जो दो नवीन कॉन्सेप्ट विकसित हुए उनमें से एक है इवैल्यूएशन अप्रोच अर्थात मूल्यांकन उपागम और दूसरा है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये दोनों ही संप्रत्यय शिक्षा में बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में उभर कर आए और मील के पत्थर साबित हुए। दोस्तों, ये जो टैक्सोनॉमी बनी है ये सरल से जटिल की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। शिक्षा में टैक्सोनॉमी शब्द का आशय उद्देश्यों के क्रमिक वर्गीकरण से है। बीएस ब्लूम यानी बेंजामिन स्मिथ ब्लूम का टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में विचार है कि छात्र में व्यवहारिक परिवर्तन उसके संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों में परिवर्तन के कारण होते हैं। इसलिए छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों को उन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला, कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष। और दूसरा, अफेक्टिव यानी भावात्मक पक्ष। और तीसरा, क्रियात्मक पक्ष। ब्लूम ने क्रियात्मक पक्ष को साइकोमोटर डोमेन कहकर संबोधित किया है।
इसलिए आजकल उसी नाम से ज्यादा फेमस है। ये तीनों ही डोमेन जो हैं अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से अंतर संबंधित है। सिर्फ एक या दो का विकास करने से पूर्ण विकास नहीं माना जाता। व्यवहार में सार्थक परिवर्तन और सर्वांगीण विकास के लिए तीनों पक्षों का समान विकास जरूरी है। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं आखिर ये तीनों एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं। जैसे पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। पानी का सूत्र ये ज्ञानात्मक पक्ष है, और पानी बर्बाद करना ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है, और पानी पीना ये किससे संबंधित हुआ? क्रियात्मक पक्ष से। क्लियर है? दूसरी तरह से समझिए, किसी वस्तु का ज्ञान, यानी सपोज इस मार्कर का ज्ञान, ये क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष। हमने कहा ये क्या है, लोगों ने बताया ये मार्कर है, तो इसका ज्ञान हुआ मुझे, ये ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरी बात, वो जो वस्तु है जिसके कारण संवेग उत्पन्न हुआ या संवेग उत्पन्न होता है, इसको मैं तोड़ दूं तो इससे मेरा अटैचमेंट है, मुझे बुरा लगेगा, तो इसका संबंध किससे हुआ? भावात्मक पक्ष से। और इसका प्रयोग करना ये किससे संबंधित हुआ? क्रियात्मक पक्ष से। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। माना कोई बच्चा कुत्ते को देखता है, कुत्ते को देखेगा तो स्वाभाविक तौर से वो उसे पहचान लेगा, ये कुत्ता है। ये किससे संबंधित हुआ? संज्ञानात्मक पक्ष से, कॉग्निटिव डोमेन से। और कुत्ते को देख करके बच्चे के मन में भय उत्पन्न हुआ। भय एक संवेग है। भय का उत्पन्न होना यह भावात्मक पक्ष से संबंधित हुआ, और उस भय के कारण वहां से भाग जाना या कहीं छिप जाना, यह किससे संबंधित हुआ? क्रियात्मक पक्ष से। बिल्कुल क्लियर है? इन तीनों ही पक्षों को 3H किससे? 3H से भी डिनोट किया जाता है। 3H का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम पेस्ट्रोलॉजी ने दिया, बाद में बेसिक एजुकेशन में महात्मा गांधी ने उसका प्रयोग किया। 3H का मतलब है इन तीनों का विकास, मतलब सर्वांगीण विकास से है। आइए समझिए कैसे। 3H, एक H हेड हो गया, दूसरा H हार्ट और तीसरा H हैंड, यानी सिर, हृदय और क्रिया। अब लेते हैं सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन। कौन सा? कॉग्निटिव डोमेन, जिसका विकास बीएस ब्लूम ने 1956 में किया था। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, हैंडबुक फर्स्ट, कॉग्निटिव डोमेन 1956, यानी जो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इसके 3 वॉल्यूम आए। पहला वॉल्यूम आया 1956 में, तो ये था हैंडबुक फर्स्ट। तो कॉग्निटिव डोमेन की क्या विशेषताएं हैं? कॉग्निटिव डोमेन में जो संज्ञानात्मक पक्ष है, इसमें नवीन तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों, नियमों, विधियों, प्रविधियों, परंपराओं, मान्यताओं, मानदंडों आदि का ज्ञान होता है। किसमें होता है? संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डोमेन में। इससे बौद्धिक योग्यताओं, क्षमताओं और कौशलों का भी विकास होता है। क्लियर है? ये समझिए, कॉग्निटिव डोमेन से किसका संबंध है? हेड का, ब्रेन का। और ब्रेन बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसका विकास करना, इसकी योग्यता, क्षमता का विकास करना, कौशल का विकास करना क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक पक्ष। इसके कुल 6 पक्ष हैं। इस डायमेंशंस के कितने पक्ष हैं? 6। सबसे पहला देखिए, मैंने इस तरह से सीढ़ी पे चढ़ते हुए इसलिए लिखा है कि जो सबसे पहले स्टेप पे होता है वो हमें ज्ञान होता है, इसलिए सबसे निम्न स्टेप होता है सरल से कठिन की ओर, ये ऐसे बढ़ता हुआ चलता है। सबसे सरल, सबसे कठिन और सबसे निम्न और सबसे उच्च। तो इसमें ज्ञानात्मक
इसमें सबसे पहला ज्ञान, ज्ञान के बाद बोध होगा। यह ध्यान रहे दोस्तों कि ज्ञान के बाद ही बोध होगा, और ज्ञान और बोध हो जाने के बाद उसका एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, और सबसे अंत में क्या डेवलप होगा? मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। क्लियर है? तो 6 जो एस्पेक्ट्स होते हैं इसके, सबसे पहला एस्पेक्ट होता है जब कोई उद्दीपक, जब कोई वस्तु हमारे संपर्क में आता है तो उससे जो कुछ भी हमने अर्जित किया वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान कहलाता है। ज्ञान के बाद बोध, फिर एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये इसका क्रम। कि अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष, ब्लूम, क्रेथवाल और मसिया ने 1964 में डेवलप किया था। सेकेंड वॉल्यूम आया टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, हैंडबुक सेकेंड, अफेक्टिव डोमेन 1964 में। कब? 1964 में आया। दोस्तों यहां पे हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर अफेक्टिव डोमेन का संबंध है किससे, इसमें क्या डेवलप होता है और इसकी आवश्यकता क्यों है। दोस्तों सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होना काफी नहीं है। बालक के व्यवहार का एक पक्ष संवेगात्मक भी है, भावात्मक भी है। इसमें भाव है, संवेग है, मूल्य है, दृष्टिकोण है, रुचि है, अभिरुचि है। इनका विकास करना भी अफेक्टिव डोमेन का एक उद्देश्य है। यह संबंधित किससे है? अफेक्टिव डोमेन से। और इसमें कुल 6 पद होते हैं, 6 पक्ष होते हैं इसके। पहला रिसीविंग यानी आग्रहण, दूसरा रिस्पॉन्डिंग अनुक्रिया, तीसरा वैल्यूइंग मूल्यांकन, चौथा कॉन्सेप्चुलाइजेशन अर्थात अवधारणात्मक, पांचवा ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन, और छठा है सबसे लास्ट चारित्रीकरण अर्थात कैरेक्टराइजेशन। तो सबसे सरल रिसीविंग और सबसे जटिल चारित्रीकरण, यानी निम्न पद ये है और उच्च पद चारित्रीकरण। सबसे प्रारंभ में रिसीविंग और सबसे अंत में विकसित होता है चारित्रीकरण। इसी तरह कॉग्निटिव डोमेन, जिसे सिम्पसन ने 1966 में डेवलप किया था, बाद में हैरो ने भी 1972 में विकसित किया। थर्ड वॉल्यूम आया टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, हैंडबुक थर्ड, कॉग्निटिव डोमेन 1966। दोस्तों क्रियात्मक पक्ष का जो संबंध है वो मांसपेशियों और शारीरिक गतियों से है। उसकी सक्रियता से कौशल और आदत का विकास होता है। जैसे इसका प्रयोग हम कर सकते हैं शारीरिक शिक्षा में, व्यवसायिक शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, लेखन कार्य में, नाट्य कला आदि में, यानी शारीरिक गतियों का ही प्रयोग होता है। इसकी बड़ी भूमिका होती है। इसके भी 6 पद होते हैं। कितने? 6 पद। सबसे पहले इंपल्सन यानी आवेग या उद्दीपन कहते हैं, दूसरा मैनिपुलेशन प्रचरण, कंट्रोल, तीसरा नियंत्रण, चौथा कोऑर्डिनेशन समन्वय, पांचवा नेचुरलाइजेशन स्वाभाविकरण, और छठा है आदत का निर्माण करना। इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में ये व्यवस्थित होते हैं। सबसे पहले इंपल्सन का डेवलपमेंट होगा सबसे प्रारंभ में, उसके सबसे बाद सबसे अंत में हैबिट फॉर्मेशन, इसका विकास होगा। तो दोस्तों ये था ब्लूम का एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव।